वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम हिंदी प्रथम भाषा रीट पात्रता परीक्षा जो 2025 में अभी होने वाली है, उसके लिए हिंदी प्रथम भाषा शिक्षण विधियों के ये नोट्स हैं और ये नोट्स पुराने पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर आधारित हैं। उन प्रश्नों को मैंने वन लाइनर रूप में यहाँ पर संग्रहित किया है और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसमें डाले हैं। तो यहाँ पर हम रीट परीक्षा जो कि 2012 से लेकर के 2022 तक में जो हिंदी प्रथम भाषा शिक्षण विधि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर अपने आधारित ये नोट्स है वो पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपने साथियों को इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें, और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, बिना कोई एक्स्ट्रा समय जाया करते हुए। तो साथियों, आज का अपना पहला फैक्ट है, भाषा क्या है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो साथियों, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। दूसरा है, शिक्षण विधियों से संबंधित जो मेथड शब्द अपने काम में लेते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो मेथड शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में मेथड का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है माध्यम या फिर रास्ता। नेक्स्ट देखिए, प्रायोजना विधि का उद्भव हुआ था, तो किस देश से हुआ था, तो ये अमेरिका से है वो प्रायोजना विधि का उद्भव हुआ था। और प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक है किलपैट्रिक। इसके बाद में है, दो भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन की विधि कौन सी है। तो साथियों, व्यतिरेक विधि के अंतर्गत है वो दो भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन है वो किया जाता है। दो भाषाओं का एक साथ तुलना करते हुए अध्ययन जिस विधि में होता है उसको व्यतिरेकी विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक के मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण में छात्र द्वारा किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों, उस अध्ययन को पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है। तो साथियों, इस विधि के जनक हैं डेजी मोरविन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक डेजी मोरविन। खेल विधि के प्रचलनकर्ता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसके प्रचलन करता है हेनरी कोल्डवेल कुक। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण शिक्षण की वह प्रणाली जो विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो साथियों, जो सुग्गा प्रणाली के नाम से जानी जाती है व्याकरण शिक्षण की विधि, उसको पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसके लिए उपयुक्त विधि है साथियों आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि आगमन विधि है। आगमन विधि है, तो साथियों आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, और आगमन विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विधि से संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग हर बार है वो पूछा जाता है। तो आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि के कई बार सूत्र है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके कुछ सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उदाहरण से नियम की ओर इस विधि के अंतर्गत चला जाता है। एक है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये आगमन विधि के सूत्र हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। और इसी विधि की एक उल्टी विधि भी होती है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि आगमन विधि की विपरीत विधि कौन सी है। तो इसकी विपरीत विधि मानी जाती है साथियों निगमन विधि। तो ये इसके विपरीत है, तो इसके सूत्र भी है वो ये विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें देखिए निगमन विधि है, तो निगमन विधि साथियों एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। और निगमन विधि के सूत्र देखिए आप, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर,
प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। तो निगमन विधि में देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है और यहाँ पर निगमन में नी आया है पहले, तो इसके आधार पर इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर। यानी इसमें नी पहले आता है निगमन में और इधर सूत्र में भी नियम से उदाहरण की ओर इसमें भी नी लिखा हुआ है। तो ये सूत्र आपको इस प्रकार से याद है वो रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे एक बार फिर से निवेदन किया आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो साथियों ये है अनुकरण विधि। प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त विधि अनुकरण विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक R.G. भंडारकर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। इस विधि से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक R.G. भंडारकर। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? तो इसको देख रहे हैं, जैसे इसके प्रवर्तक है उन्हीं का नाम है भंडारकर विधि भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था गुइन महोदय ने, जो कि फ्रांस से संबंधित है। और किस सन में किया था? तो 1901 में किया था। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गुइन महोदय ने किया था, जिनका संबंध फ्रांस से है, और 1901 में किया था। जिस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो वो विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। सर्वाधिक प्राचीन विधि यदि आपको पूछे तो ये हो जाएगी व्याख्या विधि। सर्वाधिक प्राचीन विधि व्याख्या विधि। नेक्स्ट देखिए, रचना शिक्षण के उद्देश्य, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो रचना शिक्षण विधि रचना शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो देखिए आप, कल्पना शक्ति का विकास करना, विचारों की क्रमबद्धता बनाना, लिखित अभिव्यक्ति का विकास, सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग, व्यक्तित्व विकास में सहायक, स्पष्ट अभिव्यक्ति का विकास, स्वतंत्र लेखन शैली का विकास और निरीक्षण शक्ति का विकास। ये सभी है वो रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखिए, गद्य शिक्षण में शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने की विधि। तो साथियों ये है आपकी उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण में सब अर्थ को स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है? उद्बोधन विधि। अब देखिए, गद्य शिक्षण की कुछ विधियां जो पुराने पेपरों में पूछी गई हैं। तो उद्बोधन विधि, इसको अर्थकथन विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, जिसको सुकराती विधि भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक सुकरात हैं। खंडान्वय विधि, यह पद्य भाग में भी पूछी जाती है। एक है व्याख्या विधि और एक है समीक्षा विधि। तो ये सभी विधियां हैं वो गद्य शिक्षण की विधियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दल शिक्षण विधि का जन्मदाता देश कौन सा है? तो अमेरिका में है वो दल शिक्षण विधि का जन्म हुआ था। इस विधि के अन्य यदि नाम की बात करें तो इसको समूह शिक्षण भी कहा जाता है और सहकारिता विधि भी कहा जाता है। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया किस क्रम में होती है? तो इसमें सबसे पहले वर्ण सीखा जाता है, फिर शब्द और फिर वाक्य। और संश्लेषण विधि है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। जबकि विश्लेषण विधि में जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर वर्ण। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। संश्लेषण विधि में वर्ण, शब्द और फिर वाक्य, और विश्लेषण विधि में पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर वर्ण आते हैं। नेक्स्ट देखिए, संश्लेषणात्मक विधि के रूप कौन कौन से हैं? तो साथियों इस विधि के रूप हैं अक्षरबोध विधि और ध्वनि साम्य विधि। नेक्स्ट देखिए, विश्लेषणात्मक विधि के रूप, तो मैंने आपको पहले बताया था कि विश्लेषणात्मक विधि है वो एक
मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसके जो रूप है वो है देखो और कहो विधि, वाक्य विधि और कहानी विधि। ये सभी विश्लेषणात्मक विधि के रूप है। जीवनोपयोगी शिक्षा से संबंधित विधि कौन सी है? तो साथियों ये है आपकी प्रोजेक्ट विधि, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवनोपयोगी शिक्षा से संबंधित विधि प्रोजेक्ट विधि है। अब प्रोजेक्ट विधि के जो सोपान है उनमें देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट विधि है वो किसने दी थी? तो ये देखिए किलपैट्रिक के अनुसार है प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के 4 सोपान है वो माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये 4 सोपान? उद्देश्य या फिर परिस्थिति का निर्माण करना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और फिर मूल्यांकन करना। ये सभी है वो प्रोजेक्ट विधि के सोपान हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के नियम की शिक्षा मिलती है किसमें? व्याकरण शिक्षण में। भाषा में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के नियम की शिक्षा व्याकरण शिक्षण में मिलती है। अब व्याकरण शिक्षण विधि के 2 रूप या प्रकार आप मान सकते हैं। तो इसमें परंपरागत विधियाँ आती हैं और एक मनोवैज्ञानिक विधि आती है। तो परंपरागत व्याकरण शिक्षण की विधि है एक सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसमें मनोवैज्ञानिक विधियों में एक आगमन विधि है और भाषा संसर्ग विधि है और एक व्यतिरेक विधि है। इनमें आगमन विधि है वो कन्फर्म रूप से अपने पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो ये है आपकी गीत तथा नाट्य प्रणाली। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है नवीन ज्ञान हेतु तैयार करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान हेतु तैयार करना। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नाटक शिक्षण की विधियाँ कक्षा अभिनय विधि और रंगमंचाभिनय विधि, ये नाटक शिक्षण की विधियाँ हैं। जिस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप में नहीं दी जाती वो विधि कौन सी है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि। इसमें भाषा के साथ साथ है वो व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, न कि स्वतंत्र रूप में दी जाती है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली का अन्य नाम है। तो ये देखिए अपने गद्य विधियों में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आता है। तो कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली का अन्य नाम क्या है? खंडान्वय प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्य निर्धारण। यानी कोई भी प्रकार का शिक्षण होता है वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उद्देश्य निर्धारण। भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक 2 व्यक्ति हैं, लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस। सूत्र विधि कहलाती है। तो ये देखिए सूत्र विधि, जिसमें सूत्र के आधार पर है वो शिक्षण करवाया जाता है, तो वो सूत्र विधि कहलाती है आपकी निगमन विधि। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय एक उद्यान है, शिक्षक एक माली है और बच्चे पौधों के समान हैं। तो ये परिभाषा भी पूछी गई है और इस परिभाषा को देने वाले हैं फ्रोबेल। तो ये फ्रोबेल का कथन है। अध्यापकों द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखना क्या कहलाता है? तो इसको श्रुत लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत लेखन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो श्रुत लेखन अपने करते हैं उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए श्रुत लेखन के उद्देश्य के अंतर्गत नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना, वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन क्षमता बनाना और तीव्र लेखन के लिए प्रेरित करना। क्योंकि अध्यापक है वो बोलेगा तो बच्चे है वो साथ साथ लिखेंगे, तो उसे तीव्र लेखन के लिए बच्चे है वो प्रेरित होंगे। नेक्स्ट देखिए, गद्य शिक्षण के उद्देश्य भी आपसे पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो इनके उद्देश्य हैं व्याकरण का ज्ञान करवाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और कल्पना शक्ति का विकास करना और वाचन क्षमता का विकास करना। ये सभी गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं।
नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए। तो साथियों, भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण होना चाहिए उसमें शुद्ध उच्चारण की क्षमता होनी चाहिए। भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण शुद्ध उच्चारण। पाठ योजना या फिर इकाई योजना का जन्म कहाँ हुआ माना जाता है। तो साथियों, पाठ और इकाई योजना इसका दूसरा नाम है। इसका जन्म है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है समग्र या फिर समग्रतावाद। अब देखिए, गेस्टाल्ट जो शब्द है उसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन माने जाते हैं। तो 3 मनोवैज्ञानिक इसमें आते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? एक है मैक्स वर्दीमर, एक है कोहपका और एक है कोहलर। इन तीनों को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है वो कहा जाता है। एक है आपके पंचपदी प्रणाली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो इसके जनक है हर्बर्ट स्पेंसर। पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखिए, पंचपदी प्रणाली के जो 5 सोपान हैं ये बहुत बार पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं वो देखिए। हर्बर्ट की पंचपदी विधि के सोपान देखिए। प्रस्तावना है पहला सोपान, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना या फिर इसको सहयोग भी लिख सकते हैं, और चौथा है सामान्यीकरण जिसमें नियमीकरण भी अपने लिख सकते हैं, और एक है प्रयोग यानी इसमें अभ्यास है वो होता है। तो इसके ये 5 सोपान हैं, इनको आप क्रमानुसार याद रखें। कई बार इनका क्रम है वो पुराने पेपरों में पूछा गया है। और इस विधि के जो मूल रूप से जो चरण हैं वो इस प्रकार से हैं। इनके शिष्य ने इसको परिवर्तन करके वर्तमान में इस रूप में है वो लिया है। और इसके जो मूल चरण है वो इस प्रकार से हैं: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और प्रयोग। ये जो संबंधता है ये तुलना के अंतर्गत आती है, और व्यवस्था है वो सामान्यीकरण के अंतर्गत आती है, और प्रयोग की जगह प्रयोग है वो वैसे ही है। इनके शिष्य ने स्पष्टता को है वो 2 भागों में बांट दिया था, और वो 2 भाग हैं प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। ये है वो वर्तमान में पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। मूल चरण की यदि बात करें तो इसमें आप 4 मूल चरणों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, BS ब्लूम का नवीन मूल्यांकन आयाम कौन सा है। तो ये है मूल्यांकन उपागम, और इसको अपने ब्लूम उपागम भी कहते हैं। आपको यदि ब्लूम उपागम नाम से भी पूछा जाए तो ये मूल्यांकन उपागम है। किसका है? BS ब्लूम का। तो इसमें 3 है वो तत्व होते हैं। ब्लूम का मूल्यांकन उपागम इस प्रकार से हैं: एक है उद्देश्य निर्धारण, एक है अधिगम अनुभव, और एक है व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन। ये 3 इसके आयाम हैं। नेक्स्ट देखिए, इकाई योजना के प्रतिपादक। तो साथियों, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं मॉरिसन, और इनका संबंध है अमेरिका से। इकाई योजना के प्रतिपादक मॉरिसन अमेरिका से हैं, और इसमें छात्र और शिक्षक, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। ये इसका एक विशेष गुण है। अब इकाई योजना के जो सोपान हैं वो इस प्रकार से हैं: योजना बनाना जिसमें पूर्व ज्ञान की है जांच की जाती है, फिर है प्रस्तुतिकरण, फिर है परिपाक, फिर है व्यवस्था, और 5वां सोपान है वर्णन। तो ये इकाई योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिपादक है वो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, और इसके सोपान भी आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है साथियों वो है भाषा कौशल से संबंधित। इसके आपको 1 या 2 क्वेश्चन आवश्यक रूप से हर बार है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, ये काफ़ी आसान पॉइंट है। भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। इनके लिए एक ट्रिक है सुबोपल्ली। सुबोपल्ली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना है वो क्या है? सुन करके अर्थ ग्रहण किया जाता है इसमें, और इसको बोलना में बोल करके अर्थ प्रकट किया जाता है, और पढ़ना में पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया जाता है, और लिखना में लिख करके अर्थ प्रकट किया जाता है। तो इनको आप इस नाम से भी याद रखें। परीक्षा में ये नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
श्रवण कौशल सुनना, उच्चारण कौशल यानी बोलना, पठन कौशल यानी जो पढ़ना कौशल है उसको पठन कौशल भी कहते हैं, और लिखना यानी लेखन कौशल। तो इसमें देखिए दो के द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है और दो के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो मैंने यहाँ पर आगे लिख रखे हैं। तो देखिए कौशलों का उपयुक्त क्रम क्या है? मनोवैज्ञानिक क्रम है। यानी सुबोपल्ली जो अपने क्रम देखते हैं, ऊपर जो मैंने लिखा है 1 से लेकर के 4 तक, ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है और सार्वजनिक रूप से ये क्रम स्वीकार किया गया है। लेकिन आगे एक मनोवैज्ञानिक आएंगे जिनके अनुसार ये क्रम थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आप यहाँ पर जो लिखा है उसको याद रखें, नेक्स्ट वाला मैं आपको याद है वो करवा दूंगा। तो देखिए इसमें 2 ग्रहणात्मक कौशल हैं, यानी जिनके द्वारा अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो वो है सुनना और पढ़ना। इनके द्वारा अपने ज्ञान है वो ग्रहण करते हैं। और 2 होते हैं आपके अभिव्यक्ति कौशल, जिनके द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट किया जाता है या अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, तो वो है आपके एक बोलना और एक लिखना। तो ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्ति कौशल बोलना और लिखना। नेक्स्ट देखिए भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूरा हो जाना चाहिए? ये क्वेश्चन भी आपको पुराने पेपर में पूछा गया है। तो 5वीं कक्षा तक है वो भाषाई कौशलों का विकास पूरा हो जाना चाहिए। अब इसमें देखिए आपको पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि प्रारंभिक कौशल कौन सा है? तो ये श्रवण कौशल है, जिसको अपने सुनना कौशल के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम कौशल कौन सा हो जाएगा? लेखन या फिर लिखना कौशल। श्रवण कौशल को विकसित करने वाली प्रणाली या विधि कौन सी है? तो खेल विधि है वो इसको विकसित करने वाली एक अच्छी विधि है, खेल विधि। नेक्स्ट देखिए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का माध्यम कौन सा है या कौन सी विधि है? तो वो है वाद विवाद विधि, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे का मौखिक कौशल है वो विकसित होता है वाद विवाद विधि या वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए मौन वाचन की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो प्राथमिक स्तर से मौन वाचन की शुरुआत हो जानी चाहिए, और यदि आपको कक्षा पूछे तो इसका आंसर होगा 3री कक्षा से है वो मौन वाचन की शुरुआत हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सुबोपल्ली आपका कौशलों का क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक है जो आखिरी 2 कौशल हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो ये है मारिया मोंटेसरी की परिभाषा है। तो ये क्या करते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, उसमें जो आखिरी 2 क्रम हैं उनमें ये पढ़ना को पहले इंगित करती हैं और लिखना को बाद में इंगित करती हैं। तो आप उनको याद रखेंगे तो फिर आप याद रखें कि मारिया मोंटेसरी यदि कहीं नाम आता है तो आप आखिरी जो 2 कौशल हैं उनको आप आगे पीछे कर देवें। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम देखिए इस प्रकार से हैं: सुनना, बोलना और लिखना, पढ़ना। ये मोंटेसरी के अनुसार है, उनको आप अच्छी तरह से याद रखें सुबोपल्ली के नाम से। और जहाँ मारिया मोंटेसरी का नाम मिले तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि इनका कौशल क्रम इस प्रकार से हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यहाँ से आपको कन्फर्म रूप से 1 से 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अर्थग्रहण कौशल विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? तो ये है मौन वाचन करना। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर तक है वो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान हो जाना चाहिए। वर्तनी यानी लिखने से संबंधित शुद्धता का ज्ञान। नेक्स्ट देखिए जो सहायक सामग्री से संबंधित मैटर, लिंगुआ फोन किस प्रकार का शैक्षिक उपकरण है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो लिंगुआ फोन है वो साथियों श्रव्य साधन है। अब यहाँ पर मैंने आपको दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन है वो लिखे हैं। तो देखिए दृश्य साधन कौन कौन से हैं? चार्ट है, मॉडल है, पत्रिकाएं हैं
बुलेटिन बोर्ड है, मानचित्र, फ्लैनल बोर्ड, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन। सर्वे साधन में देखिए रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन और सीता वाद्य यंत्र। अब दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार की पूर्ति करने वाले साधन कौन से हैं? टीवी है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, कठपुतली है, मोबाइल है, नाटक है और टैबलेट है। ये जो कठपुतली है ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग 2nd ग्रेड में हिंदी विषय में पूछा गया था। कठपुतली है वो दृश्य और सर्वे दोनों के लिए प्रयोग में आती है। नेक्स्ट देखिए, दृश्य सर्वे सामग्री दो प्रकार की होती है, एक प्रक्षेपित होती है और एक अप्रक्षेपित होती है। तो इनमें फ़र्क क्या है? प्रक्षेपित का मतलब किरणों के द्वारा हमने किसी प्लेटफॉर्म पर कोई आकृति है वो देखते हैं, और अप्रक्षेपित जिसमें अपने सीधा देखते हैं। प्रक्षेपित यानी किसी पर कोई चीज़ है वो प्रकट की जाती है किरणों के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से, वो प्रक्षेपित सामग्री होती है। और ऐसा जिसमें नहीं होता है वो अप्रक्षेपित सामग्री में आती है। जैसे प्रक्षेपित सामग्री में प्रोजेक्टर है वो मुख्य रूप से काम में आता है। अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन होता है? श्यामपट्ट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। पाठ्य पुस्तक का महत्व किस प्रकार से है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन होती है पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है। ये आप लाइन गौर करके देखें, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और शिक्षार्थी या फिर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मूल्यांकन में वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिकता होती है, एक मानकता होती है, समग्रता होती है, विभेदीकरण होता है और स्पष्टता होती है। ये सभी है वो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ पर मैंने 2 प्रकार लिखे हैं। एक अन्य प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, निदानात्मक मूल्यांकन, लेकिन मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो 2 मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, इनमें एक है रचनात्मक मूल्यांकन और एक है संकलनात्मक मूल्यांकन। ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये आपके एक सत्र के बीच बीच में जो लगातार होते रहते हैं वो रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, और ये संकलनात्मक जो मूल्यांकन है साथियों ये आपके सत्र के आखिर में होता है। तो देखिए, अध्ययन प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, जिसमें विद्यार्थी के सत्र के बीच बीच में जो उपलब्धियां उसकी होती हैं उनकी जांच की जाती है। और संकलनात्मक जो मूल्यांकन है साथियों यह शिक्षण सत्र की समाप्ति पर प्रयोग किया जाता है। और ये जो संकलनात्मक आपका मूल्यांकन है ये एक औपचारिक मूल्यांकन है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन है वो एक अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये जांच है वो उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व तैयार किया जाने वाला प्रपत्र क्या कहलाता है? तो उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, जिसके माध्यम से अपने किस विषय से कितने क्वेश्चन है वो आपके पाठ्यक्रम में डाले जाते हैं, उसको अपने ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? तो साथियों, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति है वो निबंधात्मक प्रश्नों से होती है, क्योंकि इसमें एक छात्र है वो अपने विचारों का पूर्ण रूप से उनको व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर किया जाता है। तो वो कौन सा शिक्षण है? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्र की कमजोरियों का निदान है वो किया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। किसको? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। और किंडरगार्टन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है
जैसा कि आप देख रहे हैं किंडरगार्टन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और यह प्रारंभिक स्तर हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, अनुलेख का संबंध किस कौशल से है? तो साथियों, अनुलेख का संबंध लेखन कौशल से है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित। सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना होता है? 36 मिनट होता है। और यहाँ पर एक अन्य फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे है वो लेने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट है और एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में जो कुल घंटे लिए जाते हैं उनकी संख्या 45 होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है वो 36 मिनट किस प्रकार से बांटा जाता है? तो इसमें शिक्षण होता है 6 मिनट, फिर पृष्ठ पोषण होता है उसका समय है भी 6 मिनट, फिर पुनः पाठ योजना इसके लिए 12 मिनट निर्धारित है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। फिर पुनः शिक्षण उसके लिए 6 मिनट और फिर पुनः पृष्ठ पोषण इसके लिए 6 मिनट। तो कुल मिलाकर के ये 36 मिनट का समय है वो सूक्ष्म शिक्षण में होता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग कौन कौन से होते हैं? एक परामर्श कक्ष होता है, एक श्रवण कक्ष होता है और एक नियंत्रण कक्ष होता है। ये 3 है वो मैंने पुराने पेपरों में क्वेश्चंस में देखे थे, तो यहाँ पर मैंने 3 है वो लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, मौखिक मूल्यांकनकर्ता के गुण कौन कौन से होने चाहिए? कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता है वो निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। अब एक परिभाषा है माइकेलिस की कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा दी है माइकेलिस ने कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? मूल्यांकन है। तो इसकी परिभाषा दी है माइकेलिस ने। नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि परीक्षण के चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है शैक्षिक उद्देश्य, फिर दूसरा है स्वरूप बनाना, फिर है ब्लूप्रिंट बनाना, फिर है प्रश्न तैयार करना, फिर अंक योजना बनाना और अंत में है जांच कार्य। ये उपलब्धि परीक्षण के चरण माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पार्कहर्स्ट ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक स्किनर माने जाते हैं और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक यदि पूछे तो स्किनर और हॉलैंड दोनों ने मिलकर के रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है वो बनाया है। एक है आपका सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन जिसके प्रवर्तक है नॉर्मन क्राउडर। ये सभी अभिकर्मित अनुदेशन है वो इनके प्रवर्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर कविता शिक्षण की विधियाँ, यानी प्राथमिक स्तर के लिए कविता शिक्षण की जो विधियाँ हैं मुख्य रूप से गीत विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध या फिर इसको शब्दार्थ विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस शिक्षण विधि से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिलता है तो वो कौन सी विधि है? बेसिक शिक्षा। और बेसिक शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण विचार किसके थे? महात्मा गांधी के। बेसिक शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण विचार है वो महात्मा गांधी ने दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण में सर्वोपरि स्थान किसका होता है? पाठ्य पुस्तक का होता है। भाषा शिक्षण का वह साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हेतु बल दिया जा रहा है तो वो आपका होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। और ओवरहेड प्रोजेक्टर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था ये एक प्रक्षेपित साधन है। भाषा शिक्षण में या भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? तो ये है आपकी परीक्षा विधि। परीक्षा विधि के माध्यम से बच्चों के ज्ञान का है वो मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय 6 से लेकर के 9 वर्ष की आयु वर्ग को माना जाता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय 6 से लेकर के 9 वर्ष की आयु वर्ग को माना जाता है। अब अगला अपना जो पॉइंट है वो है साथियों पाठ्य पुस्तक के तत्व। ये 2022 रीट परीक्षा में 2-3 शिफ्टों में पूछे गए थे।
तो पाठ्य पुस्तक के तत्वों की यदि बात करें तो मुख्य रूप से जो पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो बाहरी तत्व होता है एक पाठ्य पुस्तक का और एक आंतरिक तत्व होता है। तो बाहरी तत्वों में देखिए कवर पेज है, पुस्तक की मोटाई है और पुस्तक का जिल्द है, ये सभी बाहरी तत्वों में आते हैं। और आंतरिक तत्वों की यदि बात करें तो पुस्तक में जो मैटर दिया है उसकी भाषा और विषय सामग्री क्या है उसमें, और उस विषय सामग्री की जो भाषा है उसकी शैली किस प्रकार की है, और चित्र आरेख आदि है वो इसके आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो ये था अपना रीट हिंदी शिक्षण विधियों का पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक महत्वपूर्ण रिवीजन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और रीट परीक्षा 2022 के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि जिन साथियों ने नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप क्रमानुसार देख सकते हैं। रीट 2025 के नाम से अपने चैनल पर है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रीट परीक्षा 2022 के सभी पुराने प्रश्न पत्र है वो डाले गए हैं। तो उनको आप अवश्य देखें और भविष्य में इस प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।